ग्रुप में नहीं है आपके पास अभी तक? ग्रुप में रिकॉर्डिंग अभी तक रिकॉर्डिंग तो मिलती ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं वापस उनको बता दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो क्या पूरा बन जाता है, वो एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपको ग्रुप पे लिंक भिजवा दूंगा मैं। चलो ठीक ग्रुप है। सब्सक्राइब करके सब उसमें नहीं आ सकता? हाँ पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, अपलोड कैसे करते हैं, मैं बात करता हूँ अगली क्लास के पहले पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ना, मैंने नहीं कराया था आपको, फनल वाला बाकी रह गया था क्या? ठीक है 7th वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ 7th वाले का, मैं तब तक एक काम करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। सबके पास है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सर हाँ चलो 7th वाला पढ़ो जल्दी से, और एक बार डायग्राम बनाओ बच्चों, उसको फिर ट्राई करो कैसे करोगे। तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है उसका, अब कोन का डायग्राम बनाओ और फिर सोचो कैसे उसको अप्लाई करोगे। इसमें उल्टा कौन बनेगा ना? हाँ उल्टा कैसे ही बना दो, हाँ उल्टा कौन बनेगा? बॉटम डम। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। ओके हाँ अब सही है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल फनल एट सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 देखो एक, कौन बना देते हैं? और जो भी एडमिट कर रहा है उसको थैंक यू बार बार, ताकि मेरा टाइम बच, मतलब एक्चुअली नहीं तो अभी ऑटो एडमिट एक्चुअली इनका गूगल का प्रॉब्लम हो गया, बंद हो गया। कौन कर रहा था, क्या नाम था बच्चे का? साहिल? सर शिवम। शिवम, थैंक यू शिवम, ठीक है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल वेसल, देखो यहाँ पे इसके अंदर एक पानी है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल है, तो वहां से पानी बाहर आ रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल आप लोगों को दिया है 45 डिग्री, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन इट सरफेस एरिया थ्रू अ टाइनी होल, मतलब ये जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? कम होता जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है, डीएस बाई डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि होगा क्या, जैसे पानी भरा रहेगा फिर पानी जैसे जैसे टपकता जाएगा, ये सरफेस एरिया कौन का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, राइट। क्लियर यस है ना? सर। यस सर। ओके। यस सर। सर फिर बोला कि स्लांट हाइट ऑफ द वाटर गिवन है अपन को कि स्लांट हाइट अगर मान लो लास्ट में अपन को यूज करना है इस गिवन डेटा का, स्लांट हाइट अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट कितनी होगी? मतलब डीएल बाई डी टी, स्लांट हाइट मतलब एल, स्लांट हाइट किसको बोलते हैं? इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, ये एल को, एल। एल है ना। और ये आपकी हाइट होती है एच, और ये होती है आपकी रेडियस आर, ठीक है। तो पानी जैसे जैसे कम होगा स्लांट हाइट भी कम होती जाएगी, तो स्लांट हाइट के कम होने का रेट क्या है? अगर सरफेस एरिया का रेट हमको दिया हुआ है, मतलब जैसे क्या होगा, पानी जैसे मान लो अभी यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद पानी कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। फिर पानी मान लो यहाँ पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो रहा है? ये सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसका रेट दिया है। तो अब ये सरफेस कौन सा दिया है? कर सरफेस लेंगे कि टोटल लेंगे? सर सर एक बार हाँ रिपीट कर ये ऐसे दीजिए। लेंगे सर। क्या? हाँ हेलो, हाँ ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। बोला कि एक कोन है, कोन के अंदर पानी भरा हुआ था, अब यहाँ पे एक होल कर दिया है, क्या कर दिया? छोटा सा होल कर, जैसे पानी क्या आ रहा है? बाहर आता जा रहा है। तो जैसे जैसे पानी बाहर आता जाएगा, ये पानी क्या होगा? अंदर वाला पानी कम होता जाएगा। तो पानी अगर कम होगा तो जो पानी सरफेस के कांटेक्ट में था, मान लो पहले इतना सरफेस कांटेक्ट में था, है ना, फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर ये थोड़ा सरफेस कम कांटेक्ट में होगा, जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फिर इतना सरफेस कांटेक्ट में रहेगा, फिर नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में रहेगा, तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है। और बोला है कि स्लांट हाइट किस रेट से चेंज होगी, ये पूछा गया। क्या समझ में आया? यस सर। है ना, यस सरफेस सर। एरिया कम हो यस। रहा है तो स्लांट हाइट भी कम होगी। तब सर्फ अब ये कोशिश में क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं मैं कि सरफेस एरिया कौन सा लेंगे? कर सरफेस के टोटल सरफेस, कौन सा सरफेस चेंज हो रहा है? कर्व सरफेस है। हाँ, कर्व। क्योंकि पानी जो है कोन के कर सरफेस के कांटेक्ट में, तो अपन का कर सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है? सर पाई आर एल। RL। हाँ पाई आर एल, बहुत बढ़िया, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे दो वेरिएबल, आर भी चेंज हो रहा है और एल भी चेंज हो रहा है, राइट। किसी एक को लेंगे। हाँ तो अब किसी एक को मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि आर और एल दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो अपन को आर को रिप्लेस करना पड़ेगा एल के टर्म्स में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डीएल बाई डी चाहिए। तो अपन को आर और एल में कोई ना कोई रिलेशन लाना पड़ेगा। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। देखो ध्यान से, अब देखो ये डायग्राम बना रहा हूँ 45 डिग्री का अंदर का। तो देखो, तो ये आपका आर होता है, ये 90 डिग्री, ये स्लांट हाइट एल, और ये 45 डिग्री। क्या देखो दिख रहा है आपको लोग, Yes, sir. ये हाइट एच, ये आर और ये एल है ना। अब आर और एल में क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन निकाला बताओ। ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल के अपोजिट कौन होता है, Sin 45 हाँ साइन 45। एंगल के अपोजिट कौन होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट कौन होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 लिख सकते हो। तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आर बाई एल। सही है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, sir. एल साइन 45। आर कितना आ जाएगा, एल साइन 45। क्लियर है। तो ये अपन ने ट्राइंगल से अपन ने आर की वैल्यू निकाल ली। क्या सबको समझ में आया, आर की वैल्यू कितनी हो Yes, जाएगी, sir. एल साइन 45। तो यहाँ से सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर, आर की जगह लिख देंगे एल साइन 45 इंटू एल। तो ये हो जाएगा पाई साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू एल स्क्वायर। अब देखो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, अब क्या करें बताओ जल्दी से। डीएस बाई डी दिया हुआ है और डीएल बाई डी पूछा है, तो Differentiate कर हाँ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2L. 2l डीएल बाई डी। वेरी गुड, 2l डीएल बाई डी। अब वैल्यू पुट कर, किस एल के लिए पूछा था, 4 सेंटीमीटर पर, तो एल की जगह क्या रख देंगे, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डीएस बाई डी की जगह कितना रख देंगे, 2। 2 तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो 2 इक्वल टू पाई बाई √2 इंटू 4 है ना, इंटू 2 भी है ना, इंटू 2l है ना, तो 4 to 8 इंटू 2 इंटू एल इंटू डीएल बाई डी। ये वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, एल की जगह 4 रख दिया है। ठीक है, तो देखो एक 2 से एक 2 तो कट जाएगा, राइट। तो डीएल बाई डी कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, √2/4 पाई। ये कर लोगे ना कैलकुलेशन, तब आसान है, बाकी आप कर लोगे। सर हाँ ये आपने आर को एल साइन पाई बाय 4 कैसे दिया सर, ये बता दो। ठीक है, देख लो ये जो ट्राइंगल बन रहा है अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो हाँ जी सर। है ना। अब देखो यहाँ पे वापस बता देता हूँ, एक छोटा सा ट्राइंगल अंदर कंसीडर किया जिसका एंगल मुझे पाई/4 दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, जैसे 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 पानी कम होता जाएगा, सॉरी डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाता है। ठीक है, जो अंदर ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फटाफट बता देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये रेडियस है आर है ना, ये 90 डिग्री और ये पाई/4, और ये होती है जी सर। स्लांट हाइट एल। ठीक है, तो ये इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब एंगल के अपोजिट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हाँ को सर। ऐसे देख लो, ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट आर दिया हुआ है और ये एल था। तो यहाँ पे मैंने साइन 45 राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 45 लगा दिया। तो साइन साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आर बाई एल। एल तो यहाँ से ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन 45। मतलब सर आपने वो साइन का लगा के फॉर्मूला फिर आर के टर्म में लाए हो ना। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे ना, तो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया और फिर इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे पूछा क्या था, डीएल बाई डी पूछा था, जी सर। है ना, इसलिए मैंने आर को भी एल के टर्म्स में लिखा, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। ओके सर। क्या है, समझ में आया सबको। यस सर। सर ओके इसके बाद स्टेप का है सर। हाँ, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है 10th वाला, वो भी आप ट्राई कर लेना, अब हो सर जाएगा इसके 10th बाद वाला। रिकॉर्डिंग की क्लास मिल जाएगी क्या कह रहे हो, सर, रिकॉर्डिंग आज की। हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी, फिर भी आप कोशिश करा करो, क्लास अटेंड करो, है ना। ठीक है, चलो और कोई डाउट है इसके बाद। कोचिंग लेट हो गया। सर 1 मिनट सर स्क्रीनशॉट ले लूं। ये नोट्स तो मैं भेजूंगा अभी, ग्रुप में भी डालूंगा नोट्स, डोंट वरी। ओके सर। हाँ, 7th के बाद और कोई डाउट है क्या, सर 9th क्वेश्चन। 9th 9th भी देखो कौन वाला ही है, आप ट्राई करोगे एक बार और, कौन वाला है 9th सर एक और, बार घर पे ट्राई कर लूंगा हाँ दोबारा। 9th और 10th दोनों ट्राई कर लेना, अब हो जाएगा। अब एक बार ट्राई करना सब लोग, ठीक है, चल आगे बढ़े नहीं अब। सर, उल्टा कौन बनाना होगा। हाँ बस ऐसे कौन बनाना है, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना और देखना क्या गिवन डेटा और क्या पूछा गया है, फिर कन्वर्जन प्रॉपर्ली कर लेना, हो जाएगा। 9th वाले में, अब 10th वाले में सरफेस एरिया की जगह आपको वॉल्यूम दे दी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है,
फिर वैसे ही वापस ऐसे ट्राइंगल बनाना और आर और एच को एल के टर्म्स में लिख देना, तो पूरी इक्वेशन एल के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर एल के टर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंशिएट कर देना। सर ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें उस कोन के अंदर ना पानी मतलब डाला जा रहा है, तो वो पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, रेट निकालना है हमें, लेवल ऑफ वाटर इन द कोन की राइज कितना हो रहा है, तो उसमें हाँ। से वो प्लांट हाइट का है ना। खत्म हो जाता है कभी कभार। फाइंड द रेट विद लेवल ऑफ द वाटर, लेवल ऑफ द वाटर मतलब हाइट, तो डीएच बाई हो dt जाता पूछा है है, ना, तो ऐसे ही हो जाता है। लाइट बंद करो ये डीएच बाई dt, ठीक है। सर ये 3/2 cc क्या है? 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का होल क्यूब, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, क्लियर है। ओके। ओके चलो एक बार और ट्राई करना बच्चों, हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होगा तो अगली क्लास में फिर से पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके चलो पढ़े आगे। यस तो सर। लास्ट क्लास में अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो कोई भी कर्व, जैसे मान लो दो तरह के कर्व बना रहा हूँ, एक तो कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, तो डायग्रामेटिकली मैं देख के बता पाऊंगा कि फर्स्ट वाला कर्व मेरा इंक्रीजिंग है ना, और सेकंड वाला कर्व क्या है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग क्यों है, इंक्रीजिंग पहले बता, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्स के बढ़ने पे वाई भी अगर बढ़ता है तो कर्व इंक्रीजिंग, और एक्स के बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कर्व क्या है, डिक्रीजिंग, राइट। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओवरऑल की बात करी। और इसके बाद मैंने आपको कुछ डायग्रामेटिकली ये भी चीज बताई थी कि यहाँ पे अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो इसके किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो ओवरऑल इंक्रीजिंग है इसकी डोमेन में, तो किसी की पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा, किसका माइक अगर ऑन है तो अनम्यूट कर लेना, है ना। तो हेलो, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग पे किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, वो सारे केसेस में थीटा जो है वो एक्यूट एंगल आ रहा था, क्या आ रहा था, थीटा जो है वो बिटवीन 0 और 90 आ रहा था। तो अगर थीटा 0 90 के बीच में, तो जो टेन थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन मतलब यहाँ पे लाइन कौन सी है, टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, डीवाई बाय डीएक्स से, तो डीवाई बाय डीएक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डीवाई बाय डीएक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। अगर कर्व इंक्रीजिंग है मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सेम यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, ग्रेटर देन 90। थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वार्टर में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डीवाई बाय डीएक्स मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये कंडीशन हो गई मेरी किसकी, डिक्रीजिंग की, ये कंडीशन किसकी हो गई, डिक्रीजिंग की। तो बेसिक था कि अगर डीवाई बाय डीएक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डीवाई बाय डीएक्स जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्लियर है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, डीवाई बाय डीएक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बेसिक है, ये मैंने ओवरऑल बात करी फंक्शन की, ठीक है। यस सर। हाँ तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक, कभी कभी एक और वर्ड यूज करते हैं मोनोटोनिक भी है। तो मोनोटोनिक मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा तो भी मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग होगा तो भी मोनोटोनिक। ओवरऑल इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, जैसे y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशिएट करोगे बच्चों आप, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर e की पावर x। और मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। e की पावर x कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और इसका ग्राफ भी देख लो, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो कैसा कर्व है, इंक्रीजिंग है, और डीवाई बाय डीएक्स भी ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हेंस कर्व इज इंक्रीजिंग, सही है, यस सर। है ना। सेकंड एग्जांपल जैसे इन्होंने लिया y इक्वल टू log x टू द बेस e, ठीक है। अब मुझे पता है x की डोमेन, log की डोमेन क्या होती है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर हमेशा अपन इनपुट पॉजिटिव डालते हैं, राइट। लॉग के अंदर इनपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसका अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन बेस e पे क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। 1/x क्या होता है, 1/x, यस वेरी गुड। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। और dy बाय dx पॉजिटिव मतलब ये भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। ये भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। इसका भी ग्राफ देख लो, इसका अगर ग्राफ देखोगे तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। और देखते हैं ग्राफिकली कैसा दिखता है, तो ये इसका ग्राफ है। तो ये भी देखो ग्राफिकली भी आपको ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का। ये ग्राफ था आपका y इक्वल टू
e की पावर x का, और दोनों ही ग्राफ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ क्या? सर आपने नेचुरल लॉग करवा दिया? नेचुरल लॉग फंक्शन में अपन डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक मैंने बताया, ठीक है। फंक्शन जब मैं आपको पढ़ूंगा तो सारे तरह के फंक्शन जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो अपन डिटेल में देंगे। अभी सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन में तो इतना सा ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका ग्राफ इतना होता है, बस। बस ये एग्जांपल था कि इनका डिफरेंशिएशन ये है, और ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे भी 1/x आता है, और x हमेशा क्या होता है, इनपुट। लॉग के अंदर इनपुट क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बस ये आइडिया देना है कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। क्या क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर आप ये वाली स्लाइड प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, मैंने इतना सही बोला है बेसिक, कि अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है तो कर्व इंक्रीजिंग का नेचर होगा, और dy/dx अगर लेस देन 0 तो कर्व का नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब सर ये तो difference- लास्ट क्लास के जो आपने बताया था उसके बेस पर है ना ये? हाँ उसी बेसिस पे, वो मैंने लास्ट क्लास का ही रिपीट किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों का जब डिफरेंशिएशन किया मैंने तो दोनों का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा था, मतलब उनका ग्राफ कैसा होना चाहिए था, इंक्रीजिंग। और मैंने ग्राफिकली भी देखा तो दोनों कर्व कैसे दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग दिख रहे हैं। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके। अब अगर मैं बात करूं मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी अगर पॉइंट पे, ये तो मैंने ओवरऑल बात कर ली फंक्शन के इसकी डोमेन में। इसके पहले जो मैंने बात करी क्या कि ओवरऑल फंक्शन अगर डिफरेंशिएशन उसके डोमेन में पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। अगर किसी पॉइंट पे पूछा तो पॉइंट पे कैसे करते हैं, तो पॉइंट के आसपास, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये मान लो कोई पॉइंट है x=a, तो इसके थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा सा आगे, मतलब ये जो h होगा ये बहुत ही कम होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इससे थोड़ा सा कम मतलब a-h, इससे थोड़ा सा कम मतलब h a-h, और इससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब a+h। ठीक है, ये तरीका है समझने का कि a-h और a+h पे अगर देखो f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a-h और f ऑफ a+h के अगर बीच में आ रही है, मतलब इसकी अगर मैं f ऑफ a की वैल्यू बताऊं, जैसे ये आपका देखो f ऑफ a है, ठीक है। ये वाला पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, f ऑफ a-h, ठीक है। और ये आगे वाला कैसा हो जाएगा, f ऑफ a+h, राइट। तो अगर f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a+h से कम है और f ऑफ a-h से ज्यादा है, तो ये किसका नेचर हो जाएगा, डिक्रीजिंग का। किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग, किसी पॉइंट पे। और f ऑफ a की वैल्यू वहीं पे देखो इंक्रीजिंग के लिए, f ऑफ a की वैल्यू ये आपका f ऑफ a, ये f ऑफ a+h, और ये f ऑफ a-h। तो f ऑफ a की वैल्यू इन दोनों के अगर बीच में आ रही है, मतलब f ऑफ a की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ a-h हो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, और लेस देन f ऑफ a+h हो, तो ये किसका कर्व हो जाएगा, इंक्रीजिंग का। और नीचे मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे उल्टा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये f ऑफ a-h, f ऑफ a, और ये f ऑफ a+h, ठीक है, फॉर माइन्यूट h। ठीक है, क्या मैं आपको आगे तरीका भी सीखूंगा कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी पॉइंट पे, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम पे और उसके थोड़ा सा ज्यादा, मतलब a- पे और a+ पे अगर फंक्शन की वैल्यू इस तरह से आ रही है, तो आप बोल दो कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a फॉर स्मॉल h। अभी मैं एग्जांपल करूंगा, जैसे अच्छा, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना भी होगा तो भी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल ली मैंने, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात करो, जैसे थोड़ा सा कम f ऑफ a-h है ना, इससे थोड़ा सा कम ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a-h, और इससे थोड़ा सा ज्यादा ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a+h। ठीक है, तो f ऑफ a इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बस पॉइंट ए पे फंक्शन क्या है मेरा, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, शार्प कॉर्नर। फिर भी कर्व तो कैसा इंक्रीजिंग है, कर्व तो कैसे, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे पॉइंट ए पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके पहले वाली वैल्यू इससे कम है और इसके आगे वाली वैल्यू इससे क्या है, ज्यादा, तो कर्व क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो भले ही उस पॉइंट पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल और शार्प कॉर्नर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है। आखिरी दोनों वाले तो कंटिन्यूस भी नहीं है, लेकिन मेरी वो जो बेसिक कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, कि एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ a-h एंड लेस देन एफ ऑफ a+h, मतलब इसके थोड़े से ज्यादा के लिए फंक्शन, सॉरी वापिस उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिखा क्या मैंने, हाँ सही लिखा, ठीक है। इसके थोड़े से ज्यादा फंक्शन की, तो किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग की। किसकी कंडीशन, देखो
सर आपकी वॉइस कट हो रही है। ओके, ब्रेक हो रही, एक मिनट बचो मैं इसको। हाँ, हेलो, हाँ जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये बेसिक कंडीशन है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ उस पॉइंट पे तो भी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकता हूँ। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं भी हुआ उस पॉइंट पे तो भी मैं उसके आसपास का बिहेवियर चेक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकता हूँ। जैसे ये भी इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए पे, ये भी इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए पे, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यूस नहीं है, फिर भी इंक्रीजिंग है। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर। ओके, ठीक है। और इंटरवल में आपको बता ही देगा dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, dy बाई dx लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, अब एक स्पेशल नोट है, ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होगा कि dy बाई dx जीरो भी आ जाता है किसी पॉइंट पे, है ना। अब देखो dy बाई dx जीरो तो ये कंडीशन एक्चुअली है तो मैक्सिमा मिनिमा की, किसकी कंडीशन है? मैक्सिमा मिनिमा की। लेकिन देखो, लेकिन फिर भी अगर वो जो बेसिक कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ जीरो से थोड़ा सा ज्यादा और एफ ऑफ जीरो से थोड़ा सा कम पे फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, और आगे वाला क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही मेरी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरी एफ ऑफ जीरो माइनस एच से क्या है, ज्यादा है, और जीरो प्लस एच से क्या है, कम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का आप डिफरेंशिएट करोगे x इक्वल टू जीरो पे, इसका y डैश कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। y डैश कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और x को अगर जीरो रखोगे तो dy बाई dx तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। ये बस स्पेशल केस ध्यान रख लेना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे dy बाई dx कितना आएगा, जीरो, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो बेसिक कंडीशन है कि एफ ऑफ जीरो से ये ज्यादा और एफ ऑफ जीरो से क्या है, कम, तो यहाँ पे कर क्या है, इंक्रीजिंग, और ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। खैर इसके बारे में मैं आपको वापस से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कर की कॉन्केविटी चेंज होती है। कॉन्केविटी मतलब जैसे मान लो ये पहले डाउनवर्ड था, इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउन, वो बाद में कैसा हो गया, कॉन्केव अप। इसके बारे में अपन डिटेल मैक्सिमम मिनिमम में आपको पढ़ूंगा, ठीक है। अभी फिर इसी इतना सा ध्यान रख लेना कि कभी कभी जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब पे ऐसे केसेस में भी फंक्शन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है मेरा, इंक्रीजिंग, ठीक है। बाकी मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम में बताऊंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। आपको ये समझ में आया इसके पहले तक का? अगर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करूंगा तो जरूरी नहीं फंक्शन वहां पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो, अगर सर वो ये ये चार बेसिक वाला कंडीशन जो ग्राफ सेटिस्फाई। वाला एक बार बता दो। कौन सा वाला? सर ये जो चार वाला ये वाला, बताया जरा। हाँ। बस ये कुछ नहीं, इसी का नोट है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की मैं बात करूंगा, सॉरी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट की मैं बात करूंगा, तो उस पॉइंट पे अगर इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब उससे थोड़े से कम पे फंक्शन की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, उससे थोड़े से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है और उस पॉइंट पे फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन कंटिन्यूस भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सर सेटिस्फाई कर इसका रहा है भी तो मतलब एग्जाम्पल दे इंक्रीजिंग। दो सर। ये एग्जांपल डायग्राम से दिया है ना मैंने, जैसे यहाँ पे इस नहीं पॉइंट पे सर, फंक्शन वैल्यू कंटिन्यू। अगर न्यूमेरिक वैल्यू में कोई। हाँ वो एग्जांपल आगे आएगा, अभी ये समझो पहले, डायग्रामेटिकली समझो पहले। मतलब ये डायग्रामेटिकली, कंडीशन होगी तब वो इंक्रीज करेगा। हाँ इंक्रीज करेगा। ओके सर। हम्म, चलो क्वेश्चन करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं कुछ सर अपन। एक बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको मैक्सिमम मीनिंग पढ़ूंगा तब बताऊंगा पक्का, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तब वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक एग्जांपल छोटा सा नोट देना था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके। पॉइंट ऑफ अपन मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट क्लास में जब कवर करेंगे तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ये वाला सब लोग ट्राई करो और बताओ किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा।
हेलो, सर निकल गया पॉइंट। निकल गया? आवाज आ रही है सबको? यस सर निकल गया। 3 निकला ओके सर, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ओके ओके, चलो ग्रेट। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6x² है ना, माइनस कितना आ जाएगा 24x प्लस 18, राइट। अब ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। 6 कॉमन ले लोगे इसके अंदर से तो आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 6 0 में चला जाएगा और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स के रूट्स है। और डिक्रीजिंग के लिए सेम, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब यही x माइनस 3 और x माइनस 1 ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? हेलो, यस है ना। अब प्लॉट कर देंगे इनको 1 और 3। सर हाँ यस सर 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 डेरिवेटिव करके 0 का इक्वल निकालेंगे तब भी तो होता है सर। हाँ, तो 0 से इक्वेट करके फिर आप ये रूट ही तो निकालोगे, लेकिन अपन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो करना पड़ेगा। ओके सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपने रूट्स प्लॉट कर दिए, फिर इसकी अपन ने कंडीशन अप्लाई कर दी है ना। यहाँ पे ये जो फैक्टर है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये इस रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव। इस रीजन में भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इस रीजन में क्या होगा, नेगेटिव। तो जहां पे पॉजिटिव वहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और जहां पे नेगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो गई 1 से लेके 3, और इंक्रीजिंग की इंटरवल हो गई, इंक्रीजिंग के लिए जहां पे पॉजिटिव है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहाँ क्या है, समझ में सबको? इंक्रीजिंग होगा। हाँ, क्या सर समझ में एक आया? बार दोबारा समझा दीजिए। क्या कहाँ पॉइंट में? सर ये जो सर बताएं कि प्लस ग्राफ माइनस प्लस में लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं आया आपको, आता है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, फटाफट देखो। देखो यहाँ पे क्या था, दो इनइक्वालिटी बनी। क्या बनी है कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में दो फैक्टर बने। ध्यान से देखना, दो फैक्टर कौन कौन से बने मेरे पास, एक्स माइनस 3 और x माइनस 1। देखो मान लो ये एफ डैश एक्स है, अभी फिलहाल अभी इसको इतना सोचो, इसको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। मान लो 6 भी आ गया, ये डिफरेंशिएशन है फंक्शन का बच्चों, यस सर। ठीक है। चलो एक काम करो, इसको हटा ही दो। देखो ये एफ एक्स था, और डिफरेंशिएट करके मेरे पास ये आया 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन चेक करना है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये मुझे इंटरवल पता करनी है, ठीक है। तो हम अपन क्या करते हैं ऐसे केसेस में, इसको अपन प्लॉट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, और यहाँ अब ये फंक्शन 0 कहाँ पे, शिट पूरा ही हट गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो फैक्टर था आपका एफ डैश एक्स, वापिस बना रहा हूँ, ये 0 कहाँ पे होगा बताओ, एक्स की किन किन वैल्यू पे 0 सर होगा, 1 और 3 पे। 1 और 3 पे। तो 1 1 और और 3 3 पे। हाँ 1 पे और 3, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो इनको यहाँ पे प्लॉट कर दिया 1 और 3। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये 3 इंटरवल बने, मतलब ये एक्स की ये एक्स एक्सिस है, आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स की 3 इंटरवल बनी, यस सर। एक 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और माइनस और 1 और 3 के बीच में, ठीक है। यहाँ इधर क्या नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये 3 इंटरवल मुझे चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे क्या फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये वाला कौन सा इंटरवल जहां पे एक्स की वैल्यू 3 से क्या है, ज्यादा। ये वाला कौन सा रीजन है जहां पे एक्स की वैल्यू 3 से क्या है, ज्यादा है, 4 5 6 7 8। तो एक्स की वैल्यू अगर आप मान लो 3 से ज्यादा रखोगे, तो देखो मान लो कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे 3 से ज्यादा रखने पे ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये पता करना है। पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि 3 से ज्यादा में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट का क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये रीजन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब 1 और 3 के बीच में अगर रखता हूँ, तो 1 और 3 के बीच में, तो 1 से कम रखो, जैसे मान लो 3 से कम रखा, तो 3 से कम रखने पे ये 3 से कम रखा अगर एक्स की वैल्यू, तो ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और 1 से अगर ज्यादा है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
राइट। तो 1 और Yes, 3 के बीच में एक ब्रैकेट पॉजिटिव एक ब्रैकेट नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये वाला रीजन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? हेलो। अब लास्ट वाला देखते हैं, 1 से कम। अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई, तो x की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव रहेगा और ये वाला ब्रैकेट भी क्या होगा? नेगेटिव। रख के देख लो, मान लो 0 रखा, तो 0 रखने पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? positive. Positive. पॉजिटिव। इसलिए ये वाला रीजन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो अब ये अपन ने क्या निकाला? एफ डैश एक्स का साइन निकाला कि एफ डैश एक्स का कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। तो इस रीजन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना? इस रीजन में एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। और इस रीजन में क्या है? नेगेटिव। तो जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या आ गई? -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, जहां पे पॉजिटिव है। ये इंक्रीजिंग की इंटरवल आ गई, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है मेरा? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है ना? और डिक्रीजिंग के लिए क्या देखेंगे? जहां पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है? 1 से 3 में। तो यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंटरवल डिक्रीजिंग। यहाँ क्योंकि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स, ये किसका साइन है? ये एफ डैश एक्स के लिए निकाला मैंने, एफ डैश एक्स के साइन निकाले। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये इंटरवल आ गई डिक्रीजिंग की। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ओके 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 ओके, चलो बहुत। ये एक्चुअली पूरा एक बार इनइक्वालिटी मतलब पढ़ा थोड़ा दिया। ठीक है, ये पूरा इनइक्वालिटी ही बता दिया है आपको मैंने। और मतलब एक बार दोबारा दोबारा वापिस से? मीन्स मतलब थोड़ा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें करते हैं वापिस। ठीक है, एक और जिसमें इंटरवल आएगी ना, वापिस समझा दूंगा मैं। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो अगला वाला ट्राई करो, इसमें इंटरवल आएगी तो अपन वहां पे बनाते हैं वापिस। बोला फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। ट्राई करो सब लोग, मैं तब तक एक क्वेश्चन और वहां निकालता हूं आपके लिए। तो इसमें एक्स की टी पुट कर, वो टेन थीटा, ये टेन थीटा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत देर। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है, थोड़ी क्लियर नहीं है, एक बार बोलिएगा। एक मिनट। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, यस सर। सॉरी सॉरी बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला ट्राई कर लो एक बार। इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या होगा देख लो। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एक्चुअली। फिर भी ट्राई करके देख लो, चलो। सर एक्स का पुट क्या करना है? हाँ, बोला इंटरवल ऑफ द मोनोटोनिसिटी पूछा है ना। तो देखो, इसका अगर डिफरेंशिएट डायरेक्ट करके देख लेते हैं, अगर लेंथी जाएगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो क्या रखोगे? टेन थीटा प्लस क्या बनेगा? सेक थीटा बनेगा वो। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएशन अगर सर डायरेक्ट करेंगे बहुत तो समझ आ रहा था। अभी भी आवाज कट रही है? सर मतलब बहुत लंबी जा रही है उसकी डेरिवेशन। अच्छा, डेरिवेशन लंबी जा रही है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो लॉग का अपन को सिर्फ जो जो काम की चीजें वो लिख लेते हैं। इसका लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये, और अंदर वाले फंक्शन का देख लो फटाफट। ये 1 प्लस एक्स का तो 1, और इसका रूट का कर दोगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे तो आई थिंक सिंपल हो जाएगा, ये नीचे वाला फैक्टर ही कट जाएगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन तो ये ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, देख लेना यही हुआ है ना, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला फैक्टर ही कट गया, सिर्फ सर बचा क्या? हाँ सर log x में 1/x जो आपने करा ये तो समझ आ गया सर। हाँ हाँ, लेकिन सर उसके बाद तो मल्टीप्लाई होता है ना सर, तो आपने ये कैसे कर दिया फिर? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस किया क्यों वो, लिखा है आपने? नहीं नहीं मल्टीप्लाई तो किया है। ठीक है, देखो वापस से मल्टीप्लाई किया, इस वाले का डिफरेंशिएशन किया, इस ब्रैकेट का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये होगा ना 1 प्लस, मल्टीप्लाई ही किया है, बस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दिया है। देखो चलो ओके। एक, अब यार एक ही स्टेप आप थोड़ा खुद से भी देखा करो ना बच्चों, एक बार खुद से ट्राई करा करो जो मैं लिखता हूं। जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन होगा लॉग का, और फिर क्या करोगे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x का 1 और 1 हाँ, बाय तो इसको 2। मैंने ऊपर लिख दिया था यहाँ पे 1 की जगह। ठीक है, तो ये ओके। सिंप्लीफाई हो किया है, कैंसल आउट हो गया, तो आपका तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सा बन रहा है 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मतलब ये जो डिफरेंशिएट किया अपन ने, डिफरेंशिएट करके एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ऊपर वाले न्यूमरेटर से कैंसल आउट हो गया, तो आपका जो डिफरेंशिएशन बच्चों आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ अब क्या इस एक्सप्रेशन को देख के आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव ही रहेगा शायद। हाँ हाँ, अंडर रूट है, अंडर सर ये रूट के अंदर, पॉजिटिव है। हाँ वैसे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये जी मतलब सर। ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये- इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, मोर बेटर वर्ड। ठीक ये है, जो फंक्शन है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है। हाँ बताओ कब बट नेगेटिव आ सकती है? मेरे को तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है ना, फंक्शन की लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन फंक्शन मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती चलेगा, लेकिन ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। आया समझ में, फंक्शन नेगेटिव होगा तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन कर्व इंक्रीजिंग है। हेलो, समझ में आया, लॉग का ग्राफ है ना। जी सर। सर अगर ठीक है, रूट निकालेंगे तो रूट की वैल्यूज मतलब सर रूट की वैल्यूज नेगेटिव में भी तो आती है। नहीं नहीं रूट नेगेटिव अगर कभी नहीं मतलब ये आता। एफ को देखो हाँ एफ डैश एक्स में जो रूट आ रहा है, ये रूट कभी रूट ऑफ, मान लो कुछ भी लिखा हो, रूट ऑफ एक्स एक्स लिखा हो, ये रूट ऑफ ए लिखा हो, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कि अंडर रूट की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, रूट के अंदर आप कुछ भी रखो, रूट के अंदर पहली बात तो अपन पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं, राइट। रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर जा, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जाता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी ना। सर तो इमेजिनरी नंबर। हाँ इमेजिनरी, रूट सर के अंदर तो इमेजिनरी भी तो हो सकता है, मतलब गारंटी क्या है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? अपन जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं सब रियल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ते हैं मैथ्स में। ठीक है, जितने भी फंक्शन आप पढ़ते हो आप सब रियल नंबर के लिए ही देखते हो। क्लियर है, तो इमेजिनरी तो अभी सोचना ही नहीं आपको, इमेजिनरी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखना है। जितने भी साइन कॉस टेन सब जगह आपको एक्स की वैल्यू रियल, आर आर बोलते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको सिर्फ रियल नंबर के लिए देखना है, और ये जो सारे फंक्शन को रियल वैल्यू फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ सर रूट के अंदर 4 अगर रूट 4 है तो उसका आंसर -2 नहीं आ सकता? नहीं नहीं नहीं, रूट 4 का आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। सर +-2 भी तो होता है आंसर। ओ हो, ठीक है चलो मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, चलो देखो एक मिनट, ये समझ चलो यहाँ पे देखो, जब स्क्वायर देखो को रूट में कन्वर्ट हाँ करते हाँ हैं तब होता है। तब होता है, चलो कोई बात नहीं, समझ लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ के आपके दो सोल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल टू 2 और -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स को 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा, 4। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये स्क्वायर उधर जाके रूट में जाता है तो इसके बाहर प्लस और -2 लगते हैं, ऐसे कभी भी ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ यस पे सर। इसकी वैल्यू क्या थी, +-2, लेकिन रूट की वैल्यू हमेशा क्या थी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर यही चीज लिखा होता है रूट ऑफ मान लो 4, तो रूट ऑफ 4 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 ही आएगी, ये कभी भी -2 नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे इसका ग्राफ भी देख लो, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू जो रूट एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है।
ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मतलब चलो बिना ग्राफ के भी सोचो, बिना ग्राफ के भी बस आपको इतना ध्यान रखना है रूट वाली क्वांटिटी, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, और रूट का इनपुट अगर नेगेटिव नहीं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। रूट की क्वांटिटी जैसे मैं आपको एक बार पहले ही बताया था, मान लो ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स रूट के बाहर आके क्या बनेगा, मॉड साइन एक्स। जी क्या सर, लिखते हैं अपन, मॉड मॉड लगाते हैं यहाँ पे, क्यों मॉड लगाते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो पॉजिटिव होना सकती। चाहिए। हाँ, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब रूट ऑफ एक्स लिखो या रूट ऑफ ए लिखो, दिस क्वांटिटी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। मतलब y इक्वल टू अगर रूट एक्स लिखा है तो y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है। और अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसकी दो वैल्यू आती है +-2। दोनों में अंतर क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लो आपको लिखा है √16, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, -4 नहीं आएगा। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है तब +-4 हाँ आएगा। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो 16 को उधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर x-4 इंटू x+4 इक्वल टू 0, ओके तो यहाँ सर। से दो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे तो भी 16 आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने भी क्या आएगा, 16। इसलिए एक्स की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ क्या आप सर। क्लियर हुआ सबको? जी यस सर, क्लियर हो गया। ओके ओके, ठीक है, चलो। ओके, एक सेकंड ना, मैं एक और क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना बच्चों। पिछले क्वेश्चन में अपने डिफरेंशिएट किया तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग। एक मिनट, मुझे बस क्वेश्चन ला रहा हूँ आपका। सर इंटरवल माइनस माइनस से प्लस होगा सर पूरा मोनोटोनिसिटी इन्फिनिटी का टू मतलब बेसिक इन्फिनिटी। मतलब क्या होता है? एक मिनट, एक एक करके पूछो, एक एक करके। हाँ सर हाँ इसका बोलो। इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। हाँ, देखो लॉग के लिए डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, लॉग में अगर डोमेन निकालना है तो अपन को लॉग के अंदर जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके तो सर। अब आपको फिर वहां पे लॉग के अंदर जो इनपुट है उसको ग्रेटर देन 0 करके फिर वहां से आपको पता करना पड़ेगा कि एक्स वैल्यू क्या क्या अलाउड है। ठीक है, एक ठीक क्वेश्चन है और सर। मैं करा रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री का इसी पे, तो उसको ध्यान से करते हैं। चलो, जैसे मान लो एक फंक्शन लिया मैंने y इक्वल टू साइन 3x। चलो इसके पहले एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ये लेते हैं y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, और बोला गया है कि फॉर x बिटवीन 0 से 2 पाई फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में फंक्शन, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ये कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा वो पता करना है। करो ट्राई। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे ना। हाँ, डेरिवेटिव करो, देखो कहां पे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, किस कहां पे उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सर फिर डेरिवेटिव तो मेरा cos x माइनस sin x आ गया सर, तो उसके बाद क्या करना है? करो, ट्राई करो ना, फिर तो बताऊंगा ही मैं। ट्राई करो पहले, आप खुद से सोचो वो कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा, 0 से 2 पाई में ये पता करो। ओके सर। 0 से 2 पाई में किस रेंज में वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, कहां पे वो क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये पता करना है आपको। ओके सर। हाँ हाँ, करो ट्राई। इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन कहां पे पॉजिटिव होगा, एक्स की किन किन वैल्यूज पे किस रेंज में पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग मतलब एक्स की किस रेंज में वो नेगेटिव होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। सब लोग ट्राई करो एक बार खुद से, जिसका आंसर आए बताना। चलो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर अपन dy बाई डी एक्स, तो कितना आएगा वो। cos x माइनस sin x। cos सर x minus sin x। हाँ ठीक है, आया किसी का आंसर। यस सर, यस सर। ओके ओके, सर करो करो। इंक्रीजिंग है 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2 पाई। 2 पाई, ओके और सर जो डिक्रीजिंग है वो π/4 से 5π/4 है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सही है। और किसी का भी आंसर आया ये वाला।
यस सर मेरा अच्छा, वेरी नाइस बेटा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी जिसका ये आंसर आया बहुत अच्छे। अब देखो इसको करने के दो तीन तरीके। अब देखो डिफरेंशिएशन तो ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स। अब ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा ये पता करना है। मतलब ये वैल्यू कहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगी कहाँ पे लेस देन जीरो होगी ये पता करना है। तो पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्री है ना तो कोशिश करा करो इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या करो, सिंप्लीफाई। अब cos x माइनस साइन एक्स को थोड़ा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो इसको, मतलब या तो पूरे को cos में इक्वल कन्वर्ट टू कर दे। जीरो क्या करे, इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर अपॉन में करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वन। हाँ वो गलती मत करना। देखिए ये भी गलती बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो इसको अपन ने इक्वल टू जीरो किया, ठीक है, तो इस इक्वल टू जीरो करने पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब cos x इक्वल टू साइन एक्स, और दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो मतलब दोनों तरफ cos से क्या करा आपने, डिवाइड। दोनों तरफ cos से क्या कर दिया, डिवाइड। दोनों तरफ cos से सर डिवाइड कर दो। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू देख लेंगे, वो मतलब वो एंगल देख लेंगे जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ हाँ, लेकिन प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या होगी, जब अपन ये जो 10x इक्वल टू 1 क्या मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 10x माइनस 1, है ना। इसको बेसिकली इसको क्या लिख दिया गया है, इसको बेसिकली ये जो डिफरेंशिएशन था इसको 10x माइनस 1, क्योंकि डीवाई बाई dx को आप जैसे एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, मान लो डीवाई बाई dx को कर रहे इंक्रीजिंग निकालना, ग्रेटर देन जीरो कर रहा है, तो इसको क्या करा, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो बच्चों ये गलती होती है जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ पे कहाँ गलती होगी ये ध्यान देखना, ये बहुत सारे बच्चों से कभी कभी हो जाती है। देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग जब निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, डीवाई बाई dx को ग्रेटर देन जीरो, क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो। अब डीवाई बाई dx की जगह क्या लिख दोगे, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। मान लो साइन उधर चला गया, मान लो साइन उधर चला गया तो cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, राइट, है ना। अब क्या करा उन्होंने, या फिर मतलब ये समझ में आया क्या किया है। अब दोनों तरफ Yes, cos sir. से अब दोनों तरफ cos से जब डिवाइड कर दोगे तो इधर बनेगा 1 और इधर बनेगा 10x। तो उन्होंने बोला कि जहां पे भी 10x लेस देन 1 होगा वहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि इस स्टेप में यहां से यहां आने में आपने क्या करा, cos x से डिवाइड किया दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या किया, cos x से डिवाइड, पर इनइक्वालिटी का साइन क्या रखा, सेम रखा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या, अगर cos x नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। और पॉजिटिव नंबर से Yes. डिवाइड करने पे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता नहीं है कि cos x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में cos x पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसलिए अपन इस वाले तरीके से जाएंगे तो अपन को Yes, यहाँ से sir. केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, तो वहां से आंसर गलत आने के चांसेस है। क्योंकि अगर अपन ने डायरेक्ट ये लिख दिया तो स्टेप गलत हो जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीफरेबल यही करता हूँ कि cos x से डिवाइड करके ना करूं, क्योंकि अगर cos x से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार cos x को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक बार cos को नेगेटिव मानना पड़ेगा। समझ में गलती क्या होगी यहाँ पे, यस सर। ठीक है, Yes, जिसने sir. जिसने भी ऐसा किया था, है ना। अब देखो, अब इसी को अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं कह रहा था सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना, तो एक तरीका और है। आप क्या करो, इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे कोफिशिएंट क्या है 1 और 1, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब रूट 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, हर टर्म को डिवाइड कर दो। रूट 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो 0 से रूट 2 को डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में फर्क नहीं पड़ता, राइट। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान Yes, से sir. देखना, है ना। ये जो 1/√2 और ये 1/√2 इसको अपन एंगल में लिख देते, इसको लिख दिया मैंने cos π/4 और इसको लिख दिया sin तो π/4, sin 5/4 है ना। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a plus b. cos ऑफ a So, प्लस b, if a प्लस b, तो ये जगह cos ऑफ x प्लस π/4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। क्या समझ में आया, जी सर. है ना। Yes, अब sir. Yes. अब cos जो cos, अब इसको मान लो ऐसा समझो, cos थीटा इसको इस पूरे एंगल को थीटा मान लो फिलहाल के लिए, ये एंगल है कुछ ना कुछ। तो cos थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सर फर्स्ट और लास्ट. थर्ड फर्स्ट और फोर्थ में, First and fourth. फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट में मतलब फर्स्ट में एंगल क्या होता है, 0 से π/2, Yes, फर्स्ट, sir. B है ना। square. मतलब ये जो एंगल थीटा है ये किस में होना चाहिए, 0 से π/2 में, मतलब ये जो एंगल थीटा है ये 0 से किस में होना चाहिए, π/2 में होना चाहिए। cos थीटा पॉजिटिव वहीं पे होता है। अब थीटा की जगह क्या रख देंगे, x प्लस π/4, मतलब जो cos के अंदर एंगल है अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो एक तो 0 से किस में होना चाहिए, π/2 में, राइट।
अब दोनों तरफ पाई बाय 4 माइनस कर दोगे, कर दोगे? यस सर। तो ये माइनस पाई बाय 4 से कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाय 4, राइट? एक तो ये इंटरवल आ गई। खैर मुझे 0 से 2 पाई में पूछा था, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 0 से पाई बाय 4, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एंगल लेना था। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कौन से होते हैं? पाई बाय 3 से 2। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, मतलब ये थीटा है, ये 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये जो एंगल है, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। अब थीटा की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब दोनों तरफ पाई बाय 4 जब माइनस करोगे, दोनों तरफ जब पाई बाय 4 माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, ये समझ में आया? देखो ये एक तरीका है, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया मैंने, ध्यान से समझो, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया और फिर जो एंगल आ रहा था क्या बना आपका, cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4, तो cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए एंगल कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ में, और नेगेटिव के लिए क्या आना चाहिए, सेकंड और थर्ड में। आया समझ में? यस सर। यस है ना? वैसे ये अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे, अपन डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स शुड बी लेस देन 0, और dy बाई डी एक्स ये आएगा वापस cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4। तो ये जो अगर एंगल है, अंदर का एंगल, अगर cos थीटा नेगेटिव मतलब ये एंगल कहाँ पे हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। जी सर। हाँ, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2, और वापस कहाँ पे आ जाते हैं, 2 पाई पे। तो सेकंड मतलब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, सेकंड और थर्ड कौन सा है ये, राइट? आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये जो इनपुट वाला एंगल है ये सेकंड और थर्ड में होना चाहिए, सेकंड और थर्ड में होना चाहिए, मतलब तो इस थीटा को x प्लस पाई बाय 4 को आप क्या करोगे, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, अब दोनों तरफ पाई बाय 4 माइनस कर देना, तो दोनों तरफ अगर पाई बाय 4 माइनस कर दोगे तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, पाई बाय 4। और समझ में, पाई बाय 4 सब जगह माइनस कर दो, यहाँ से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो आई थिंक आएगा 5 पाई बाय 4। तो ये आ गई डिक्रीजिंग की इंटरवल, लेकिन क्या आ गई इंटरवल, डिक्रीजिंग की। सर हाँ, सर ये जो cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 था, इसे मतलब आपने ये cos x प्लस पाई बाय 4 लिख दिया, ये बताना हाँ। कैसे एक बार? मैंने एक्चुअली देखो, कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में आप पढ़ते होगे, जैसे मान लो a cos थीटा, देखो ध्यान से सब लोग, प्लस b sin थीटा लिखा हुआ है, ये y है मान लो। तो अगर इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये जो भी कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे a और b है यहाँ पे, तो इसके स्क्वायर रूट से क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या होता है, देखो पहले मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों टर्म को क्या कर दिया, डिवाइड। कभी भी आपके पास a cos थीटा और b sin थीटा इस तरह के टर्म हो, sin थीटा cos थीटा और a और b हो, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ, हर जगह एप्लीकेबल है, सेम प्रोवाइडेड ये दोनों एंगल थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, अपन कुछ नहीं कर रहे ना, अपन ने तो सिर्फ एक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, अब एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसकी एक साइड है a, एक साइड है b, और एक इस एंगल को मान लिया अल्फा। एक ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने जिसकी दो साइड मानी a और b। ठीक है, जिसकी दो साइड क्या मानी, a और b, और एंगल को क्या मान लिया, अल्फा। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से sin अल्फा कितना आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है ये क्या लिखी है, cos अल्फा, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, sin अल्फा। तो आपके पास अंदर फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया, देखो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, अंदर फॉर्मूला क्या बना, हाँ, sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ऑफ a प्लस बी का, मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, राइट? तो मतलब देखो आपने क्या किया, अपने बेसिकली इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो साइन और कॉस दो सम में थे, ये एक सिंगल फंक्शन अल्फा प्लस थीटा में कन्वर्ट हो गए। आया समझ में थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, देखो एक चीज और देख लो फटाफट, जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता √3 sin थीटा
प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देख लो फटाफट सब। अब इसको सिंगल फंक्शन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ए कितना है √3 और बी कितना है, कुछ भी नहीं आता 1। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सर। √4 मतलब 2, कितना हो जाएगा 2। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 2 आया सर है ना। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सही है राइट। अब देखो ये हाँ, अब चाहो तो इसको कन्वर्ट, अब √3/2 और 1/2 ये आपको पता है। √3/2 साइन कॉस के टर्म्स में अगर लिखना तो कॉस कितना होता है 30। 30। 5/6 हाँ, और ये कितना, ये भी साइन π/6 लिख सकता हूँ इसको 1/2 है ना। साइन 30 1/2 होता है। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो थीटा प्लस π/6। क्या समझ में आया। यस सर। तो बेसिकली ये Yes, जो sir. फंक्शन में जो क्वेश्चन में को क्या दिया, सिर्फ इतना सा दिया हुआ था। तो √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस पाई। इसको ओपन करोगे तो देखो यही मिलेगा आपको, ओपन करके देख लेना, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो इसको ओपन करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो 2 कट जाएगा, तो यही बन जाएगा वापस से। आया समझ में। यस सर। सर जी, इससे सर। पीछे यस सर ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है बच्चे एक्चुअली। सर इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ ये देख लो। सर नोट्स तो भेजोगे ना ग्रुप में। हाँ नोट्स भेजूंगा। ओके सर। एक सेकंड बच्चों, नया चार्जर कनेक्ट करना है। सर और भी टॉपिक कराओगे अभी। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ क्या है समझ में आया। देखो एक तरीका और था इसको समझने का, फटाफट एक 2 मिनट और रुक जाओ, एक तरीका और समझा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका था, 2 मिनट लगेंगे। ये हटा दूं मैं। यस सर Yes, sir. ओके देखो ध्यान से, यस सर। आप ये 2 मिनट और रुक जाना बच्चों, बताइए क्लास। ये बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ था, इसका अपन ने डिफरेंशिएट किया तो कितना आया था कॉस एक्स माइनस साइन। हाँ, अब देखो, अब मुझे ये चेक करना था ये कहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जहां पे भी cos x की वैल्यू ग्रेटर देन sin x होगा, हाँ cos x अगर sin x से बड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, ये y डैश क्या होगा वहां पे, इंक्रीजिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा है। क्योंकि अगर ये नंबर बड़ा होगा, जैसे मान लो ये नंबर 2 है तो ये नंबर 1 है, तो ये बड़ा, ये बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और cos x अगर आगे वाला नंबर छोटा हो गया पीछे वाले नंबर से, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। यस सर। यस सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि cos और sin का ग्राफ बनाना तो आसान है मेरे लिए, 0 से 2 पाई में, है ना। दोनों साइन और cos का ग्राफ इतना आपको याद होना चाहिए, साइन और cos का ग्राफ। तो ये देखो, ये साइन का ग्राफ है 0 से 2 पाई में, ये 0 होता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 2 सर हम पाई। चेक करके भी पता कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हाँ बस वही ये साइन का ग्राफ, हाँ ये साइन का ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई में। और दूसरा ग्राफ वापस में देखो, 1 मिनट सुन लो, दूसरा ग्राफ cos का बना रहा हूँ, तो cos का ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो ये आपका cos का ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो π/4 पे 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरा पाई के आगे तो पाई प्लस π/4 पे इंटरसेक्ट करें, तो पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 5π/4, राइट। ये दोनों इन दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। अब देखो ध्यान समझना, फर्स्ट वाला है तो cos x ग्रेटर देन sin x, तो cos x ग्रेटर देन sin x, तो cos कहाँ पे Yes, बड़ा sir. होगा, जहां पे ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर होगा। देखो यहाँ से जाते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर cos आ रहा है, नीचे sin आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा cos ग्रेटर देन हाँ, sin आ रहा है, राइट है ना। और Yes, अब sir. देखो, अब इसके बाद तो क्या हो गया, cos कम हो गया, sin बढ़ गया, हाँ सर। और यहाँ तक गए। और फिर यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे cos ज्यादा आ रहा है sin से, कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो मैंने पोर्शन रेड से शेड किया है, ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे cos की वैल्यू sin से क्या है, ज्यादा है, बढ़िया। बड़ी है। मतलब y डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब ये वाला ये रीजन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग का, हाँ सर। है ना।
यहाँ पे ये रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो देखो क्या आएगा, 0 से π/4, 5π/4 से 2π। आगे आप यस सर। यूनियन 5π/4, जहां जहां भी अच्छा कॉस का इसका ग्राफ, ग्राफ उसके लिए हो जाएगा। हाँ जहां जहां भी कॉस का ग्राफ साइन से ऊपर है, जहां जहां भी कॉस का ग्राफ साइन से ऊपर है, वहां पे cos x ग्रेटर देन sin x, मतलब वहां पे y डैश क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो बचा हुआ रीजन, अब सेकंड पोर्शन के लिए क्या देखना था, जहां पे साइन ज्यादा हो, जहां पे साइन ज्यादा और कॉस कम हो, वहां पे y डैश क्या आएगा, नेगेटिव। तो साइन कहाँ कहाँ पे ज्यादा, देखो ये यहाँ पे, π/4 से लेके हाँ पाई। यहाँ पे, हाँ ये ऊपर वाला ग्राफ नीचे ग्रीन वाले से ज्यादा है। यहाँ पे मेरा साइन इज ग्रेटर देन कॉस, इस रीजन में मेरा क्या है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वाई डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या आ जाएगी, π/4 से 5π/4। क्या है, दूसरा तरीका ओके समझ में आया, ग्राफिकली मैंने एक बार बता दिया आपको, ये लॉजिक याद जी रखना। सर। ठीक है, हाँ चलो सर। ओके। ठीक है, आज शो ज्यादा एक्सटेंड होगी क्लास। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा आपके ग्रुप में। सर ऐसे ग्राफिकली अगर ट्रिग्नोमेट्री के सारे करेंगे तो हो सकता है ना सर? नहीं नहीं हो सकता, लेकिन ये देखो यहाँ पे सिंपल था फंक्शन, इसलिए हो गया। हर बार होगा जरूरी नहीं है, तो आपको बेसिक तो दोनों तरीके पता होना चाहिए। दूसरा एनालिटिकल तरीका वो भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मान लो कभी कभी आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओ, cos 2x आ जाए, cos 3x आ जाए, या फिर cos x/2 आ जाए, उस केस में फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी ना। हाँ सर। ये तो मेरे को इसलिए समझाना था, कभी मान लो इजी आ जाए और आपको ग्राफ पता हो, तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके 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 देन एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर ओके, रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दीजिएगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग का बोलता हूँ उनको, ठीक है। सर मतलब पिछले ओके, लेक्चर थैंक यू मतलब एवरीवन, एक हैप्पी डाउट है टीचर्स डे पहले टू ऑल का। ऑफ यू। सर जीओएफ, सर हाँ जीओएफ बोलो। एंड एफओडी वगैरह क्या मतलब होता है? सर जीओएफ फंक्शन जी फंक्शन ऑफ एफ, जी हाँ, मतलब जीओएफ मतलब जी के अंदर फंक्शन एफ जीओएफ एक्स रखना है, कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। हाँ जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के अंदर आप एफ एक्स रख रहे हो, है ना। और एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ओके के सर, अंदर जी ठीक है रखना है। बताऊं क्या वापिस ग्राफ एग्जांपल लेके? सर मतलब पता था, बट थोड़ा चलो रुको, डाउट था कि देख लो एक मतलब बार। यही है कुछ और तो मतलब नहीं है इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझा। ये इसके नहीं नहीं, अच्छा, ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? नो सर। दिख रही है, यस सर। मतलब ये व्हाइट बोर्ड शेयर किया मैंने, दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा दिख रहा है, ठीक है, हाँ ओके। तो मान लो एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 3x+4, और जी एक्स आपके दिया हुआ है सपोज 10x। ठीक है, तो यहाँ से एग्जांपल देख लो, गॉफ गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना है। जी के अंदर क्या रखना है, एफ एक्स। तो जी के अंदर एफ एक्स क्या है, 3x+4। तो क्या हो जाएगा, देखो जी एक्स क्या है, 10x। तो जहां पे भी x है उसकी जगह क्या अप्लाई करना है, 3x+4। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ऑफ 3x+4। तो ये आपका गॉफ हो गया। आगे समझ में? और फॉक पूछते तो f के अंदर g रखते। हेलो, आ रहा है समझ में? फिर सर जहाँ पे वो x वहाँ पे 10x आ जाएगा ना? हाँ, तो जहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 10x। तो ये कितना हो जाएगा, 3 10x+4। ओके सर। ठीक, ओके। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, देन गुड नाइट, टेक